हेलो दोस्तों। आपके हाथ में जो फ़ोन है, जिन ब्रिजेस को हम क्रॉस करते हैं या हमारे घर के बर्तन, हर जगह मेटल्स हैं। ये हमारी मॉडर्न दुनिया की नींव हैं। पर कभी सोचा है कि एक मेटल को असल में मेटल क्या बनाता है और हम इन्हें पृथ्वी से निकालते कैसे हैं? चलिए आज इस चैप्टर को जड़ से समझते हैं। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम इस वन शॉट में एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट को लाइन बाय लाइन पूरी तरह से कवर करेंगे, ताकि इसके बाद आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज से शुरू करेंगे, फिर केमिकल रिएक्शंस को समझेंगे और फिर जानेंगे धातुओं को निकालने की असली दुनिया की प्रक्रिया, यानी कि मेटलर्जी। आखिर तक इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के सबसे बेसिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर से शुरू करेंगे। ये वो गुण हैं जिन्हें हम आसानी से देख और महसूस कर सकते हैं। ये स्लाइड इस पूरे सेक्शन का सार है। मेटल्स आमतौर पर चमकदार, कठोर, आघाते-वर्दे होते हैं और बिजली और गर्मी के अच्छे सुचालक होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स में ये गुण नहीं होते। चलिए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। आघात वर्धनीयता का सीधा सा मतलब है कि मेटल्स को हथौड़े से पीटकर पतली शीट्स में बदला जा सकता है, जैसे कि एल्युमिनियम फॉइल। और ये याद रखना कि सोना और चांदी सबसे ज्यादा मैलेबल धातु हैं। ये एक नंबर के सवाल में सीधे पूछा जा सकता है। और तन्यता यानी डक्टिलिटी का मतलब है मेटल्स को पतले तारों में खींचने की क्षमता, जैसे कॉपर के तार। अब ये फैक्ट सुनिए, सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये एनसीईआरटी की एक बहुत ही पसंदीदा लाइन है जो अक्सर एग्जाम्स में आती है। ये डायग्राम दिखाता है कि मेटल्स हीट के कितने अच्छे सुचालक होते हैं। देखिए कैसे तार के एक सिरे को गर्म करने पर गर्मी दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, जिससे मोम पिघलकर पिन गिर जाती है। इसी गुण के कारण खाना पकाने के बर्तन मेटल से बनते हैं, क्योंकि इनके गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होते हैं। इस स्लाइड पर खास ध्यान देना, क्योंकि विज्ञान में सामान्य नियमों से ज्यादा उनके एक्सेप्शन से सवाल पूछे जाते हैं। कौन सा मेटल लिक्विड है, कौन सा नॉन मेटल चमकता है, कौन सा नॉन मेटल बिजली का संचालन करता है, ये सभी सवाल सीधे यहीं से बनते हैं। इस स्लाइड को तो स्टार मार्क कर लीजिए। तो जैसा कि हमने एक्सेप्शंस में देखा, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम हमेशा सही क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। इसलिए एलिमेंट्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें उनके केमिकल गुणों को देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धातुएं रासायनिक रूप से कैसे बिहेव करते हैं। जब धातुओं को हवा में जलाया जाता है तो क्या होता है? वे ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एक सामान्य नियम याद रखिए, मेटल के ऑक्साइड ज्यादातर बेसिक प्रकृति के होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये वो विशेष मेटल ऑक्साइड हैं जो एसिड और बेस दोनों से अभिक्रिया करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के उदाहरण और परिभाषा ये परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हें जरूर याद कर लेना। हर मेटल पानी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करता। उनकी रिएक्टिविटी तय करती है कि वे कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। कुछ धातु ठंडे पानी से ही अभिक्रिया कर लेते हैं, कुछ को गर्म पानी चाहिए और कुछ तो सिर्फ भाप से ही अभिक्रिया करते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये दिखाता है कि कैसे कम रिएक्टिव धातुओं की भाप के साथ अभिक्रिया का परीक्षण किया जाता है। यहाँ भीगा हुआ ग्लास वूल इसलिए रखा है ताकि गर्म करने पर भाप बन सके। ये भाप फिर गर्म मेटल के सैंपल से टकराकर हाइड्रोजन गैस बनाती है, जिसे हम इस नली से बाहर निकलते हुए इकट्ठा कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी प्रयोग है। अब हम उस मास्टर की पर आते हैं जो हमें ये अनुमान लगाने में मदद करती है कि कौन सी धातु कैसे अभिक्रिया करेगी। इसे अभिक्रियाशीलता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ये एक साधारण सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार की अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताता है। चलिए देखते हैं कि हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं। ये चित्र पूरी कहानी बताता है। जब लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो लोहा, जो ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को उसके विलयन से बाहर निकाल देता है। इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है और कील पर कॉपर जमा हो जाता है। ये विस्थापन अभिक्रिया का एक क्लासिक उदाहरण है। और ये है वो श्रेणी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। पोटेशियम सबसे ऊपर, सबसे अधिक रिएक्टिव है।
और सोना सबसे नीचे, सबसे कम रिएक्टिव है। इस टेबल को याद करना केमिस्ट्री के कई सवालों को हल करने के लिए मौलिक है, इसलिए इसे अच्छी तरह से याद कर लें। अब हम केमिकल रिएक्शंस के मूल कारण पर आते हैं। एटम्स की नोबल गैसों की तरह एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने की प्रवृत्ति। ये सब इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन का खेल है। इन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को देखें। ये एक सीधी सादी लेन देन की कहानी है। सोडियम जैसा मेटल अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन का दान करता है और क्लोरीन जैसा नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है। इस लेन देन से जो मजबूत बॉन्ड बनता है उसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक यौगिकों के बारे में ये 4 बातें याद रखनी है। ये कठोर होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, पानी में घुल जाते हैं और सबसे ज़रूरी बात, ये ठोस अवस्था में बिजली कंडक्ट नहीं करते, लेकिन पिघली हुई अवस्था या पानी में घुलने पर करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये समझना परीक्षा के लिए ज़रूरी है। अब तक हमने जो भी सिद्धांत सीखे हैं, उनका प्रैक्टिकल उपयोग यहाँ होता है। धातुकर्म या मेटलर्जी वो प्रक्रिया है जिससे हम प्रकृति में मिलने वाले अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। ये 3 शब्द मिनरल, ओर और गैंग बहुत महत्वपूर्ण हैं। मिनरल प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक हैं, लेकिन ओर वो मिनरल है जिससे धातु निकालना फायदेमंद हो, और ओर में मिली मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। ये फ्लोचार्ट पूरे मेटलर्जी सेक्शन का एक रोड मैप है। ये दिखाता है कि हम धातु की रिएक्टिविटी के आधार पर उसे कैसे निकालते हैं। देखिए, इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है: उच्च, मध्यम और निम्न रिएक्टिविटी वाले धातु। हर प्रकार के धातु के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जिसे हम आगे समझेंगे। इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। भर्जन और निस्तापन के बीच का अंतर एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। भर्जन सल्फाइड ओर के लिए होता है और इसमें अधिक हवा चाहिए, जबकि निस्तापन कार्बोनेट ओर के लिए होता है और इसमें हवा सीमित होती है। दोनों का उद्देश्य ओर को ऑक्साइड में बदलना। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक शक्तिशाली रियल वर्ल्ड उदाहरण है। थर्मेट अभिक्रिया में इतनी ज्यादा गर्मी निकलती है कि लोहा पिघल जाता है, जिसका उपयोग रेलवे पटरियों या टूटे हुए मशीनी पुर्जों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री का एक शानदार एप्लीकेशन है। धातु प्राप्त करने का अंतिम चरण है उसका शोधन या रिफाइनिंग। इस डायग्राम में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की प्रक्रिया दिखाई गई है। इसमें अशुद्ध धातु की मोटी छड़ को एनोड और शुद्ध धातु की पतली पट्टी को कैथोड बनाया जाता है, जिससे हमें लगभग 100% शुद्ध धातु मिलती है। अब हम अपने अंतिम विषय पर आते हैं, संक्षारण। ये धातुओं की रिएक्टिविटी का एक प्राकृतिक और अक्सर विनाशकारी परिणाम है, जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। ये क्लासिक प्रयोग जंग लगने की आवश्यक शर्तों को साबित करता है। परख नली ए में कील हवा और पानी दोनों के संपर्क में है, इसलिए उसमें जंग लग गया। परख नली बी में सिर्फ पानी है और सी में सिर्फ सूखी हवा, इसलिए उनमें जंग नहीं लगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जंग लगने के लिए हवा और पानी दोनों का होना अनिवार्य है। चलिए पूरे चैप्टर का एक तेज रिवीजन करते हैं। हमने धातुओं के फिजिकल गुण देखे, रिएक्टिविटी सीरीज को समझा, आयोनिक बॉन्ड्स का बनना सीखा, मेटलर्जी की प्रक्रिया को जाना और अंत में संक्षारण के बारे में पढ़ा। ये इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो ये था हमारा विश्लेषण। अंत में एक सवाल पर विचार करें। हम जानते हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं, लेकिन अगर हम उन पर किसी ग्रह के कोर जितना अत्यधिक दबाव डालें, तो क्या उनका ये व्यवहार बदल जाएगा? सोचते रहिए और मेहनत करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे।